तो बेटा अब बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी, तो नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। हमने एक मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने ओलिक एसिड लिया था। ओलिक एसिड लेने का मतलब ये था हमारे पास रीजन कि और मॉलिक्यूल्स के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा मेजरेबल, थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से लिया था। तो हमने क्या किया, ओलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कंबाइन करके 25 सीसी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। फिर इसमें से 1 सीसी सॉल्यूशन निकाला और अल्कोहल में ऐड करके एक नई सॉल्यूशन बनाई 20 सीसी। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ओलिक एसिड 1/25 बच गया था, और फाइनल में इसका भी 1/20 होगा, तो 1/500। तो यही स्टेप्स हमने यहाँ मेंशन किए थे। तो हम यहाँ पे आ गए थे इन दिस वे। ठीक, फर्स्ट क्या किया, 1 सीसी ऑफ ओलिक एसिड और अल्कोहल के साथ मिक्स करके 25 सीसी सॉल्यूशन प्रिपेयर की। उसके बाद 1 सीसी सॉल्यूशन ली और उसको अल्कोहल के साथ ऐड किया और फाइनल सॉल्यूशन बना लिया। तो इन दिस वे concentration of oleic acid in final solution कितनी है बेटा, 1/500। क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या करना, अगले स्टेप में देखा था कि टेक n drops of this solution and it's having, और हर एक की वॉल्यूम कितनी है, it's having volume is equal to small v. So total volume of solution n drop solutions, total वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, जस्ट टेल मी। एक n ड्रॉप और एक की वॉल्यूम कितनी है, स्मॉल v, तो n into v। अब इस वॉल्यूम में ओलिक एसिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन इन n ड्रॉप्स, तो वो है बेटा NV by 500। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आप लोगों को, put these n drops on the वाटर सरफेस, इस पे डालनी है वाटर सरफेस कवर्ड विथ लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। ये मैंने पहले भी बताया था, एक स्पेशल टाइप का पाउडर होता है जो वाटर की जो टॉप सरफेस है उसको टफ बना देता, हार्ड बना देता, ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर डिप ना हो, लेयर पे ही मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो these will form या these will spread over a layer of area A। एक एरिया A में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड, एंड लेट T is the thickness of this layer। T क्या है बेटा, इस लेयर की थिकनेस। क्लियर है। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो वाटर अल्कोहल है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुले में छोड़ते ही इवोपरेट हो जाता है, उड़ जाएगा। ठीक है,
और बचेगा क्या, ग्लाइकोपोडियम पाउडर। आफ्टर सम टाइम alcohol will evaporate and only लाइकोपोडियम में क्या बचा था हमारे पास, ओलिक एसिड molecules remains left। तो जो लेयर बचेगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओलिक एसिड। बीच में से जो अल्कोहल हो सारा एवोपरेट हो चुका है। सो तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन लेयर, जो लेयर में बच गई वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन एंड्रोस, उसके बराबर हो जाएगी। यस और नो, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। जस्ट मुझे ये बताओ, ओलिक एसिड की जो लेयर है उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, एरिया इनटू थिकनेस, और यहां से वॉल्यूम कितनी आई, NV/500। तो मैं T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो T कितना आ गया, NV/500 इनटू एरिया। एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, इफ वी एज्यूम कि हम ये मानते हैं कि जो लेयर बनी है, ध्यान से समझना इस पॉइंट, जो हमारे पास लेयर बनी है उसमें जस्ट पूरी लेयर में एक एक एटम रखा है, कोई भी एटम एक लेयर में ऊपर प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप मान के चलो, आप लोगों ने कंचे खेले होंगे बचपन में, खूब यूं करके कनक खूब जीत के लेके आते थे। कंचों से याद आया, बड़ा अच्छा गेम भी था, पूरी दोपहर खेलते रहते, मौका लगते ही छत पे भी पता नहीं इतने वो बना रखे थे गड्ढे बना करके, उसके अंदर खेलते रहते, पूरे बड़े मजे किए। पर एक बार की बात है कि लालच पूरी बला है। तो एक बार ऐसे ही ऐसे आप लोगों को ध्यान होगा, चना और जोट खेलते थे। जोट का मतलब 2 4 इवन नंबर, 2 4 6 8, उसको जोट बोलते थे। चना 1 3 5 ओड नंबर को ये बोलते थे। तो उसमें ऐसे ही करते थे, रैंडमली कुछ कंचे उठा लिए और सामने वाले से पूछते थे चना या जोट। अगर उसका सही निकल जाता, उसने जोट बोला और आपको 2 4 6 या 8 आ गए, तो सारे कंचे वो जीत जाता है। इसी तरीके से हम खेल रहे थे। तो एक बार ही कुछ 20-40 कंचे लेकर के फ्रेंड के पास चला गया खेलने, तो खेलने लग गए। वो पूरे वो बाउल भरे होते थे, बोतल भर लेते थे और बड़े बड़े बर्तन पूरे मतलब ढेर लगा लेते थे कंचों का। तो मैं जीतता चला गया भाई, उनके घर पे ही जाके खेल रहे। ऐसे ही चना जोट में उनकी पूरी एक बोतल जीत ली, फिर दूसरी बोतल में आधी बोतल कंचे थे वो भी जीत लिए, फिर थोड़े बहुत मटके में थे वो भी जीत लिए, मेरी बोतल भी भर गई। ये ऐसे डालते थे, अपनी जेब भी भर ली, सारी चीजें, अब जगह ही नहीं बची। तो मैंने वहीं पे उनके बेड पे ही रख दी, बेड पे खेल रहे थे। वो 3 4 इकट्ठे हो गए, और भी चाचा ताऊ के भाई बहन इकट्ठे हो गए। और मैं एक्साइटमेंट में पता नहीं मेरा ध्यान नहीं गया, उन्होंने बिल्कुल हारते जा रहे थे, बिल्कुल उनके पास 5-10 कंचे बचे हुए थे। एट लास्ट उन्होंने मेरे उसके कौन से भाई बहने चीटिंग करके उठा लिए, और मैं लालच में भाई आज तो सारे इनके खाली करके लाने जीतने पे लगा हुआ। फिर एट लास्ट वही होता है कि क्या हुआ कि एकदम मेरे ही कंचों से मारना स्टार्ट हो गया, और हारना स्टार्ट होते होते जो अपने जीत रखे थे, इतनी मैंने मेहनत से जो धन प्राप्त किया था, एक टाइप से खजाना ही जीता था, तो सारा हार के लौटा के आ गया। तो लालच भी बुरा बोला है। एक बार तो बीच में चलने का मन भी हुआ था, पर मन में ये था कि और जीत लूं बचपन में। तो ये चीजें आज भी याद आती है, खुशी होती है, आप लोगों के साथ भी हुई होंगी। तो मैं जस्ट वो मान रहा हूँ, समझा नया कंसेप्ट क्या वापस आते हैं कि जस्ट एक लेयर मानने, कोई भी कंचा दूसरे के ऊपर प्रेजेंट नहीं, सब एक लेयर में। अगर ऐसा हो, क्योंकि ये चीज हमें क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे।
अब हमने मान लिया सारे स्प्रेड है इक्वली, ठीक है, हमने ड्रॉप्स डाल ली वैसे थी यूनिफॉर्म वैल्यू। तो इफ वी एज्यूम जस्ट ए सेकंड वीडियो देख लो बेटा, कई बार बहुत परेशानी हो जाती है कि कंटिन्यू वीडियो में बीच में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ वी एज्यूम लेयर इज 1 मॉलिक्यूल थी, उसकी मोटाई कितनी है 1 मॉलिक्यूल थी। तो जो T किसको दिखाएगा, जब एक ही मॉलिक्यूल की थिकनेस है तो T विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल। और थिकनेस जब हमें पता चल गई तो थिकनेस ही तो उसका डायमीटर या साइज होती है। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊं उसकी थिकनेस ये होगी और यही तो उसका साइज बताता है, डायमीटर बताता है। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया दैट इज इक्वल टू NV500 into A। तो ये फॉर्मूला है, इस तरीके से हेंस वी कैन कैलकुलेट साइज और डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख लें, हेंस वी कैन एस्टिमेट साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। इससे हम उसका साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मास। नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ मास। मास 2 टाइप का होता है। डेफिनेशन तो हमने दे दी थी, क्या होती है, क्वांटिटी of matter present in a body is called mass। किसी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोल लेंगे, मास। अब ये 2 टाइप का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है बेटा इनर्शियल मास और एक होता है ग्रेविटेशनल मास। इनको डिटेल में 6th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना बता रहा हूं। देखो, अगर किसी बॉडी पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो मास एक्टिव होता है उसको ग्रेविटेशनल मास, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैलकुलेट किया जाए। अब बात करते हैं इनर्शियल की। उसके अलावा आपने किसी बॉडी को पुश या पुल किया, ठीक है, पुश या पुल के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा, वहां पे जो मास डेवलप होता है या मास का जो डिस्कशन होता है वो इनर्शियल मास होता है। तो ये 2 अलग अलग नाम है एक ही चीज, दोनों की वैल्यू भी सेम है बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मेजरमेंट का तरीका भी अलग है, वो पर 6th चैप्टर जब हमारा ग्रेविटेशन का आएगा तब समझाएंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। Inertial mass is measured using inertial balance।
बेटा मैं अगेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और बुक्स में दे रखा, मुझे पता भी वो चीजें भी जरूरी नहीं है, बस आइडिया बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो नेट पे सर्च कर ले, मिल जाएगा गूगल पे। इनर्शियल बैलेंस और gravitational mass is measured using simple balance या इसी को बीम बैलेंस बोलते हैं। देखो ऐसे तराजू होता है, एक पलड़ा इस तरफ होता है और एक पलड़ा इस तरफ, इसको बोलते हैं, यूज किया होगा, खूब यूज किया जाता है सिंपल बैलेंस या बीम बैलेंस। बीम बैलेंस इसका नाम इसीलिए है कि ये यहाँ पे बीम एक रोड होती है, उस पे बैलेंस किया जाता है। और इनर्शियल बैलेंस, अब स्टार्ट करते हैं इनर्शियल बैलेंस। इसमें देखो तो फोर्स नीचे काम कर रही होती है, जब ये बैलेंस होता है तो इसका वेट नीचे, इसका वेट नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। और इनर्शियल बैलेंस एक दो पत्ते लगा के टेबल पे एक ऐसा बैलेंस सेटअप किया जाता है कि जब उस पे मास रखते हैं तो ऐसे ऑक्सीडेट करना स्टार्ट कर देता है ओरिजेंटली, तो वो बैलेंस होता है इनर्शियल बैलेंस। ज्यादा डिटेल में आप गूगल से पढ़ लें, बस इतना ही आपके काम का। आपसे पूछेगा कि किसको किससे मेजर करते हैं, उसका नाम बताओ, ठीक है बेटा। एक क्वांटिटी और आती है वेट, वो होती है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक अलग डिवाइस से यूज किया जाता है। इट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वो होता है बेटा, जो डिजिटल बैलेंस आता है ना आजकल, जो डिजिटल पकड़ी आ गई है जिसमें वेट ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो उससे मेजर होता है। जब वेट और इसका टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मास के लिए यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट, और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं टाइम की डेफिनेशन दूंगा, व्हाट इज टाइम। टाइम की डेफिनेशन तो दे दी थी। टाइम इज बेसिकली टाइम इज दैट विच ए क्लॉक रीड, बेसिकली इतना ही बोला गया है। इन एक्चुअल टाइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम अब तक नहीं दे पाए हैं। टाइम अपने आप में एक मिस्ट्री है, अपने आप में अभी तक प्रॉपर एग्जिस्टेंस। अब आप सोच के देखो, घड़ी चल रही है पर टाइम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज टाइम। सोच के देखो क्या डेफिनेशन दोगे, अपने आइडिया से आप कोशिश करना कि सर ये टाइम होता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सके। तो आपके लिए वर्क दे रहा हूं कि टाइम को डिफाइन करें अपनी वर्डिंग में, अपनी समझ के साथ कि टाइम क्या है, ठीक है। अब बात करें मेजरमेंट, तो कोई भी फिनोमिना, एनी फिनोमिना विच repeats itself after a regular interval of time, या सिंपली लिखो रेगुलरली, और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। Can be served to measure time, या can be used। कोई भी एक फिनोमिना जो
एक फिक्स और रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसको हम टाइम मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पे अभी कुछ एक इसके मेजरिंग मेथड्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, पर कुछ एक शायद आपको अभी समझ ना आए। आई एम टेलिंग यू, रीजन ये है कि वो चीजें अभी आपकी समझ से बाहर है, उसके बारे में आपने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो तब तक घबराए नहीं। जितना आपको समझ पा रहे हो बस आप ऐसे रखना कि हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें ये बातें याद है, जितना याद रख पाओ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो टाइम की मेजरमेंट की थी वो एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा। उसने सबसे पहले टाइम को मेजर करने का काम शुरू किया था। कैसे किया था? वो चर्च में गया हुआ था एक बारी, और अगर हम बात करें तो हमारी पल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बीट कर रही है। क्या कर रही है? बीट कर रही है। तो वहां पे एक सेकंड रुके बेटा। तो हम चर्च की बात कर रहे थे, तो चर्च में एक लंबी सी चेन के साथ एक लैंप रेगुलरली ऑक्सीलेट कर रहा था, ठीक है। तो उसने देखा कि भैया एक बार यहां से ऑक्सीलेट करके वहां तक आ रहा है तो कितना टाइम में ये पहुंच रहा है। तो उसने अपनी पल्स के साथ काउंट किया ऐसे, तो पल्स से उसका टाइम कैलकुलेट किया था। तो हम पल्स से भी टाइम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज में लिख रहा हूं या कोई व्यक्ति काम कर रहा तो आप अपनी पल्स की काउंटिंग से कि कितनी पल्स में उसने वो काउंट किया है। मान लिया कोई काउंट, जब आप काउंट करते हो तो आपकी पल्स 50 बार, धड़कन जो होती है 50 बार धड़क चुकी थी, तो उसका जो काम का टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 50 पल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने एक और टाइम क्लॉक पढ़ा होगा, वो सैंड क्लॉक यूज करते हैं कि उसको एक तरफ मिट्टी फील होती है, ऊपर से नीचे आने में उसका फिक्स टाइम होता है। वो 24 घंटे के बराबर तो नहीं होता, पर एक फिक्स टाइम होता है। आजकल तो हमने स्टैंडर्ड 24 घंटे बना दिया है, पर अगर बात करें आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपने देखा कोई काम किया है और उस मिट्टी का 1/4 नीचे आ चुका है, तो उसका टाइम पीरियड उसके टोटल गिरने के टाइम का 1/4 होगा। तो टाइम इस तरीके से किसी रेगुलर इंटरवल में रिपीट होने वाली सिचुएशन से या फिनोमिना से कंपेयर करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे। आंसर होना चाहिए यस सर, बिल्कुल। तो लिखें आप लोग, एक सेकंड। तो ये बात भी आप लिख लें एक बार, बता चुके। गैलीलियो was first to attempt to measure the time of oscillation of a lamp hanging on a long chain in a church. चर्च की स्पेलिंग देख लेना, CHU होता है क्या होता है? चर्च यूजिंग its own पल्स। पल्स दो नाड़ी देखते हैं, नाड़ियां वैध होते हैं ना, वो इससे पकड़ते ही बीमारी को बता देते हैं, पता नहीं कौन सा धातु होता है। तो ये था सम। और एक एग्जांपल ले लो, ओल्ड टाइम में हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? एक लकड़ी को काट दिया, या तो ओल्ड टाइम में देखो और बता देते हैं, ओल्ड टाइम में सन के रिस्पेक्ट में अपनी शैडो को देख के बता देते थे। मॉर्निंग में शैडो लंबी होती है,
दोपहर में बिल्कुल छोटी हो जाएगी और 10 बजे के 9 बजे के आसपास मिडिल साइज की होती है। तो इस तरीके से वो आइडिया देते थे कि इतने बजे का अप्रोक्स टाइम हो गया होगा। आज भी कुछ बुजुर्ग आराम से बता देते हैं, तो आपके कांटेक्ट में हो तो आप सीखने की कोशिश करें। टाइम कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड यूजिंग शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। A method used by Indians. Next, some of other methods are. तो कुछ एक मेथड्स और हैं, अब उनका डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर। अब आपको एक चीज पता है बेटा, क्या चीज पता है कि हमारी जो लाइट आती है घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो इस तरीके से यानी कि 50 हर्ट्ज होने का मतलब कि 1 सेकंड में ऐसे एसी को दिखाते हैं ये, तो ये 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम इस एसी पे एक मोटर को रन करवाएं और जब वो मोटर रन करेगी तो उसकी रनिंग के हिसाब से जिस स्पीड से वो रन कर रही है, जितना टाइम ले रही है, अगर हम एक क्लॉक डिजाइन करें तो वो क्या होगा, उसके ऑक्सीलेशन पे बेस्ड ऑक्सीलेट ही तो हो रही है, अप एंड डाउन, वन ऑक्सीलेशन टू ऑक्सीलेशन। तो उस ऑक्सीलेशन में जो क्लॉक बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। अब इस सिंक्रोनस वर्ड होता है, इस वर्ड का मीनिंग बताता हूं। कट देखा आप यहाँ पे भी सिंक्रोनस हुआ, जैसे ही मैं बोल रहा था कि भारतीय ट्रैक्टर की आवाज उसे मैच हो गई, तो समकालिक काल समय होता है, तो उसी टाइम पे रन होने वाली सिंक्रोनस रोटेशन रोटेट करेगी a motor on this AC can be served या can be used as a time scale। उसको हम एक टाइम स्केल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर। दूसरा मेथड हम यूज कर लेते हैं सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक, अब आपको पता है, क्या पता है हमें कि जो सन और अर्थ की बात करें तो अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। तो अपने एक्सिस पे 24 घंटे में दिन और रात बढ़ रहे हैं, तो वहां से भी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। या एक चीज उसको छोड़ो, उस चीज को छोड़ते हैं, अगर मैं जस्ट एक्सिस पे बात ना करूं, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन की बात करूं,
तो जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो उसको भी हम एज ए टाइम क्लॉक यूज कर सकते हैं। पर वहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अर्थ की ईयर बाय ईयर, डे बाय डे जो रिवॉल्यूशन करने का टाइम पीरियड है थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, तो वहां पे टाइम को बताने में थोड़ा सा एरर डेवलप हो सकता है, तो इसलिए उस पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इट वाज बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशन ऑन अर्थ अराउंड सन। ध्यान रखें, हम अपन अर्थ के एक्सिस की बात नहीं कर रहे, सन के अराउंड बात कर रहे हैं। बट measurement shows that time of revolution of Earth is changing slightly, year to year, day to day. Hence, this may give error in time. So this method becomes questionable। तो इस पे क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए, तो इसको भी इतनी रेफरेंस नहीं दी गई। थर्ड पे चलता हूं, एक बार रब करते हैं। थर्ड बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर। अब क्या देखा गया, आगे आप बड़ी क्लासेस में कुछ डिवाइसेस के नाम पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर्स नाम सुना होगा, एंड वैक्यूम ट्यूब ये नहीं सुना होगा। और एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, जो हमारी टीवी की स्क्रीन, टीवी को खुला हुआ देखा होगा तो पीछे ट्यूब सी टाइप लगी होती है जो हमारी स्क्रीन तक आती है, वो वैक्यूम ट्यूब है। तो वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आगे 12th क्लास में आएंगे। मैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन। वैसे ऑक्सीलेशन क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, हाई। आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुए। और आप लोगों ने पढ़ रखा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम या t इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। So time period of these oscillations is very small. These oscillations is very small. तो very small है। So these oscillations, जो ये oscillations हैं, can be used to measure small time intervals। तो जो छोटे टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर का यूज कर सकते हैं।
फोर्थ आता है बेटा क्वार्ट्ज, एक सब्सटेंस होती है क्रिस्टल क्लॉक। अगर मैं सिंपली एक क्यूब बनाऊं, या हमने क्यूबॉइड ले लिया, ये क्या है क्यूबॉइड है, इसके कितने फेस है 1 2 3 4 5 6। अब इसके किन्हीं भी दो फेस पे चेंजिंग प्रेशर अप्लाई करो। कैसा प्रेशर अप्लाई करो? फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग प्रेशर। तो ऐसा प्रेशर अप्लाई करने पे मैंने इस वाले पे और इस वाले फेस पे अप्लाई किया, तो अब 4 फेस बच गए। 1 कौन कौन से फेस बच गए? 1 2 3 और एक पीछे की तरफ। तो इन 4 फेसेस में एक स्पेशल इफेक्ट डेवलप होगा। क्या होगा? एक स्पेशल, और उसकी वजह से यहां पे ऑक्सीलेट करती हुई ईएमएफ, और इसका फुल फॉर्म दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। 12th क्लास में आएंगे ईएमएफ या वोल्टेज, वो डेवलप होगी। अब आप देख पा रहे हो ये ऑक्सीलेट कर रही है, यस और नो। अब ये कितने टाइम में ऑक्सीलेट कर रही है, उस टाइम को क्या करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस इफेक्ट को बोलते हैं, एक सेकंड रुको, लेट मी चेक, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा बेटा। 2 पॉइंट तो ठीक है सब। इस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। This effect is called piezoelectric effect. तो quartz shows piezoelectric effect। हम इस इफेक्ट को डिफाइन करेंगे, मुद्दा क्या है? According to this effect, if a changing or fluctuating pressure is applied across any pair, कोई भी एक जोड़ा, पेयर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, देन an oscillating EMF or voltage will develop across the remaining फेसेस। और वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर है, सारे के सारे परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है बेटा। अब दीज ऑक्सीलेशंस can be used to measure time। तो उसको टाइम को मेजर करने के लिए यूज कर लेते हैं। क्लियर बेटा? आंसर होना चाहिए यस सर। अब एक चीज और बताता हूं, ये इतना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इज 1 of 10 raised to power 9।
इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सेकंड चले, इतने सेकंड चलने के बाद ये ज्यादा से, अब एक बार बताओ, कई बार घड़ा खराब हो जाता है तो 30-30 मिनट तक गलत टाइम पीछे का टाइम दिखा देता है। ज्यादा चले जाओ तो 6 घंटे 2 घंटे 10 घंटे खराब होने के बाद। पर ये रेगुलरली चल तो वहां पे क्या हो रहा है, उसी चीज की बात कर रहा हूं, एरर की, तो इतना गलत टाइम दिखा सकता है। ठीक है, वो तो मैंने खराब का केस लिया। पर अब अगर मैं बात करूं, ये इतने सेकंड रन होने के बाद जस्ट 1 सेकंड कम या ज्यादा टाइम दिखा सकता है, तो इतना एक्यूरेट है। अगर काउंट करो, एक अरब बन जाता, शायद 1 अरब सेकंड चलने के बाद 1 सेकंड का एरर दिखा सकता है, अदरवाइज मोस्ट एक्यूरेट टाइम दिखाएगा। क्लियर है? तो बेटा इट इज बेस्ड, ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था सीजीएम एटम का, इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड इन सीजीएम एटम। सीजीएम एटम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर तक बहुत सारे ट्रांजिशन या ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस पे बेस्ड है। एंड दैट इज वाई, इसी वजह से इट इज कॉल्ड, ये सीजीएम एटम की बात हो रही है तो सीजीएम एटम भी बोलते हैं, सीजीएम क्लॉक भी बोलते हैं, सीजीएम क्लॉक। क्लियर बेटा? उसके बाद इट्स एक्यूरेसी is 1 in 10 raised to power 13 सेकंड। ये 10 की पावर 13 सेकंड के बाद 1% का, 1 सेकंड का एरर दिखा सकता है, परसेंट नहीं, सॉरी 1 सेकंड। क्लियर? अब हमारे कंट्री में जो हमारी डेली लाइफ में टाइम है वो सीजीएम क्लॉक पे बेस्ड है। द टाइम विच our clock shows are based on cesium atom। ये तो हमारी कंट्री में यूज किया जा रहा है। तो बेटा का टाइम विच, या इसको आप और एक्यूरेटली चेंज कर सकते हो, द टाइम विच आवर कंट्री यूज्ड इज बेस्ड ऑन। अब एक पॉइंट आप लोगों के लिए बता देता हूं, टाइम मेंटेन कौन करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो वाला टाइम नहीं कि हम 10 घंटे घड़े को पीछे चला रहे हैं, पीछे सेट करके। स्टैंडर्ड टाइम यानी IST इज मेंटेन्ड बाय नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। NPS situated at न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आता है बेटा, 2 और बच गए हैं, जस्ट लास्ट 2 मिनट में कवर हो जाएगा। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? तो नेक्स्ट है बेटा decay of elementary particles।
अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। अब उनका डिके होता है डिसइंटीग्रेट होना। एलिमेंट्री पार्टिकल की खास बात होती है कि अगर खुले में छोड़ दो तो वो निकल के खत्म होते चले जाएंगे। डिके होता है, उनका पतन होता चला जाता है, यानी उनका नंबर डिक्रीज होता चला जाता है। तो उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो पता चली गया, इट इज बेस्ड ऑन डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल and can be used for measuring very small time, range 10 raised to power minus 18 minus approx 10 raised to power minus 16 second to 10 raised to power minus 24 second। इतने छोटे टाइम मेजर किए जाते हैं इससे। और अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, तो पीएफपी, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये वो चाय कॉफी वाली डेट नहीं है, और ना ही आपकी उम्र है डेट करने की, जस्ट फोकस करें रेडियो एक्टिव डेट। ये कंसेप्ट है कि जब आप लोग देखते हो कोई हमें खुदाई के दौरान कोई चीज मिली है तो बता देते हैं जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं, पुरातत्व विभाग वाले, कि 6000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, या कोई चट्टान है वो कितने साल पुरानी है, तो उसको पता किससे लगाया जाता है? इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा मेथड है। जो भी सैंपल है, जिस भी चीज की आप देख रहे हैं, उसके प्रेजेंट टाइम में कितने एटम बचे हुए हैं, क्लियर है, उसको स्टडी करते हैं। और उसको स्टडी, मान लिया आज हमें मिला, उसको मैंने 6 महीने के लिए स्टडी किया, तो 6 महीने में हम ये देखेंगे कि कितना टाइम हो चुका और उसमें कितने एटम डिक्रीज हो गए, उसके डिके हो गए, और बचे कितने, तो वहां से एक रेशियो का आइडिया आ जाएगा। तो हम वहां से पता लगा सकते हैं कि ये इतने टाइम में इस रेट से डिक्रीज हुए हैं, तो अब जो बचे हुए हैं तो पुराने टाइम में कितने एटम थे। मान लिया, जैसे मैं एक आइडिया एग्जांपल लेता हूं कि 100 एटम थे और हमने देखा 90 बच गए, तो 6 महीने में 90 डिक्रीज हुए। अब यानी वहां से रेशियो होगा कि 10% डिक्रीज हो रहे हैं, यस और नो। तो वहां से 100 बचने में कितना टाइम लगा होगा, यानी हर 6 महीने में 10% डिक्रीज हो रहे हैं, तो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में टाइम ऐड करते चले जाते हैं और उसकी एज पता चल जाती है, यस और नो। आंसर होगा यस सर। तो जस्ट इसकी फिनिशिंग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लॉन्ग टाइम अप्रोक्स 10 to power 17 सेकेंड तक का। या दूसरा, फॉर मेजरिंग एज ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स, ठीक है, कोई चट्टान है, फॉसिल्स है, एटसेट्रा। इसमें क्या करना है, इन दिस मेथड फाइंडिंग द रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बेटा एक सेकंड, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, कोई रुक तो नहीं गई है, तो जस्ट फिनिशिंग करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ नंबर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिकेड एटम एंड नंबर ऑफ सर्वाइविंग, सर्वाइव कितना कर रहे हैं, सर्वाइविंग एटम, उन दोनों पे बेस्ड है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो एट द लास्ट ये हमारा तरीका था जो टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक यूज किए गए हैं।
एटॉमिक सीजियम क्लॉक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप लोग ये सारे पढ़ लें, 10 बेसिक आइडिया ले लें। और अगली क्लास के लिए मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्लास हम डायमेंशन की करने वाले हैं। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, पर कुछ बच्चे डायमेंशन से इतना डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है। वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट तरीका पता नहीं टीचर कितना मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि उसको रट्टाफिकेशन बेस्ड बना देते हैं। हम उसको अलग तरीके से करेंगे। और वो तरीका क्या रहेगा, आप लोगों के लिए एक वर्क है, आपने 9th में 10th में जितने फॉर्मूले पढ़े वो बस पढ़ के आने। जैसे स्पीड का है s = ut वगैरह वगैरह, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो करंट, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सारे फॉर्मूले, पावर क्या होती है, ये बेसिक सारे फॉर्मूले आपको पढ़ के आने, ठीक है। फिर एक क्लास में देखना डायमेंशन आप कितने अच्छे से समझते हैं। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।